हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विज्ञान को पढ़ते और समझते हैं। एक विशेष बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पर आपको प्रत्येक क्लास की साइंस की बुक का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र में एक नया तंत्र जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। जी हाँ, उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे शरीर द्वारा ग्रहण की जाने वाले खाद्य सामग्री अर्थात भोजन को संपूर्ण रूप से हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है और ये उत्सर्जित पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। ठोस के रूप में हमने देखा, जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तब हमने देखा जब हम भोजन करते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, उनको हम ठोस मल के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। ठीक इसी प्रकार श्वसन तंत्र के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उत्सर्जित की जाती है और श्वसन क्रिया द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ठोस और गैस के जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द्रव उत्सर्जित पदार्थों के बारे में। अब देखो, द्रव उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, किस प्रकार से इनको बाहर निकाला जाता है। देखो, आपको पता है द्रव जो उत्सर्जित पदार्थ है उनको दो तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, एक तो मूत्र के द्वारा और एक जो अपना पसीना होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो पसीने में क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ पसीने के साथ में अपने शरीर की जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जो मूत्र के द्वारा जो द्रव पदार्थ उत्सर्जित किया जाता है उसको उत्सर्जित करने की जो क्रिया है वो थोड़ी जटिल है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्सर्जन की परिभाषा देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उत्सर्जन कहते किसको हैं तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम परिभाषा देखेंगे। अपनी तो आदत ही रही है कि कोई भी अपने को टॉपिक मिले उसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं, है ना, पोस्टमार्टम करते हैं उस सारे टॉपिक का, ताकि अपने को आराम से समझ में आए और जल्दी समझ में आ जाए, कभी भूले नहीं फिर आगे। तो देखो, उत्सर्जन किसको बोलेंगे हम। उत्सर्जन देखो, हमारे शरीर में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि हम जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कोशिकाओं के द्वारा जो उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हम शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस तंत्र का निर्माण हमारे शरीर के अंदर है उस तंत्र को हम क्या बोल देंगे, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। या फिर सीधे उत्सर्जन की परिभाषा पूछ ले तो क्या बोलेंगे कि हमारे शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालना क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कहलाएगी। और ऐसा तंत्र जिसके द्वारा हम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उस तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र बोल देते हैं। तो ये परिभाषा लिख लेते हैं, शरीर की वह व्यवस्था जिसमें कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे अपना उत्सर्जन तंत्र। उसको क्या कहते हैं उसको हम बोल देते हैं उत्सर्जन तंत्र बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो अपशिष्ट पदार्थ कौन से होंगे भाई हमारे शरीर के अंदर, जो हम पढ़ रहे हैं द्रव अपशिष्ट के बारे में। तो द्रव अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं, देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, या तो अपने शरीर में जो द्रव अपशिष्ट होते हैं उसको बोलते हैं अमोनिया, हो सकता है हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है। और क्या हो सकता है, यूरिया हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यूरिक जो अम्ल होता है ना, यूरिक अम्ल नाम सुना होगा आपने, यूरिक अम्ल। और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमने क्या कर लिया था, श्वसन तंत्र के अंदर, किसके अंदर, श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, श्वसन तंत्र में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये तीनों के तीनों है ना, यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल, जो ये तीनों होते हैं, इन तीनों को हम उत्सर्जन तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल है इनको हम उत्सर्जन तंत्र के द्वारा अपने शरीर से उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और जो ये
उत्सर्जन तंत्र होता है ये किसके द्वारा संचालित होता है, याद रखना, वृक्क, जिसको आप किडनी बोलते हो ना, किडनी, दो अपने किडनी होती है, मतलब एक जोड़ी किडनी होती है अपने अंदर, तो उनके द्वारा ये जो संचालित होता है अपना उत्सर्जन तंत्र। तो ये इसको लिख लेते हैं। तो देखिए परिभाषा हमने देख ली। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्राणियों में उपापचय क्रिया द्वारा क्या क्या उत्सर्जित होते हैं, हो सकते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का निर्माण होता है भाई, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला कि इनका उत्सर्जन आवश्यक होता है ना, इनको अपने शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी होता है। इन जो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल है इनको, है ना, आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि अगर इनको अपन शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारे शरीर के अंदर विष के समान कार्य करेंगे, अपने शरीर में ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला कि उत्सर्जन तंत्र जो होता है अपना, उस उत्सर्जन तंत्र के द्वारा मुख्य रूप से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं ना, उन्हीं का उत्सर्जन किया जाता है। अब ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या होते हैं, तो ये जो यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल ये हैं, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट बोलते हैं। तो जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसके द्वारा मुख्य रूप से खाली जो ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल है, मतलब नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, इन्हीं का उत्सर्जन किया जाता है ना। जिसमें जो अपनी किडनी होती है ना, वही किडनी उत्सर्जन तंत्र होता है, उसके अंदर जो किडनी होती है ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, मुख्य रोल इसी का होता है, यही करती है इन अपशिष्ट पदार्थों को अपने रक्त से अलग करने का काम, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो रक्त में घुलकर ही तो अपने आएंगे यहाँ पर किडनी के अंदर, और रक्त में घुलकर आएंगे तो उनसे रक्त को शुद्ध कौन करेगा, फिर यहाँ पे उस रक्त से अमोनिया जो उत्सर्जित पदार्थ है उनको तो अलग कर देगा, और फिर उस रक्त को शुद्ध करके आगे अपने शरीर में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये जो किडनी होती है ना, यही फिल्टर का काम करती है। फिल्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, निस्पंदन कहते हैं। तो फिल्टर का काम कौन करती है, ये जो किडनी होती है यही करती है। अब जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, अब ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है। अब देखो भाई, समझने लायक बात यह है कि 3 प्रकार के अपशिष्ट हैं और इन अपशिष्ट का उत्सर्जन करेंगे कोई ना कोई तो जीव जरूर करेगा, लेकिन कौन सा जीव अमोनिया का उत्सर्जन करेगा, कौन सा जीव यूरिया और कौन सा जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, तो ये देखते हैं। तो ये जो अमोनिया है इसका उत्सर्जन कौन करता है, इसका उत्सर्जन जो उभयचर प्राणी होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। मतलब जो शरीर के अंदर जो द्रव अपशिष्ट होता है उस द्रव अपशिष्ट का नाम अपन अमोनिया बोल सकते हैं, ठीक। तो ये जो अमोनिया है इसका उत्सर्जन कौन करते हैं, जो उभयचर प्राणी होते हैं, जो जलीय कीट जो होते हैं ना, वो सभी क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और इस क्रिया को, जो अमोनिया का उत्सर्जन है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अमोनियोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, अमोनियोत्सर्जन। इसी प्रकार यूरिया का उत्सर्जन कौन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन ये इस कैटेगरी में आते हैं, हम मनुष्य आते हैं। मतलब जो स्तनधारी जीव आते हैं, जो बच्चा पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको अपने स्तनधारी जीव बोल सकते हैं। तो स्तनधारी जीव होते हैं वो यूरिया उत्सर्जन करते हैं और इस प्रकार के जीवों को यूरिया उत्सर्जी जीव बोलते हैं। इसी प्रकार अमोनिया उत्सर्जित करने वाले को अमोनिया उत्सर्जी जीव बोलते हैं। और अब बात करते हैं यूरिक अम्ल कौन उत्सर्जित करते हैं, जो पक्षी होते हैं आकाश में उड़ते हैं पक्षी, और जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप मतलब जैसे आपने छिपकली देखी होगी, छिपकली है ना, ये तो इस प्रकार के प्राणी होते हैं ना, सरीसृप, छिपकली हो गई है ना, तो ये क्या करते हैं, ये यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। अब देखो इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको, एक एक करके बताने वाला हूं, तब बढ़िया समझ में आएगा। देखो भाई, तो हमने देखा नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, 3 होते हैं। अब देखो अमोनिया जो उत्सर्जन करते हैं वो कौन से जीव होते हैं, क्या कहते हैं, उनको किस प्रकार से करते हैं। तो आपको सबको मैं बता दूं कि जो कोई भी जीव है उसकी कोशिकाओं द्वारा जो द्रव्य रूप में अपशिष्ट निकलेगा वो अमोनिया के रूप में निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले देखो अमोनिया का उत्सर्जन कौन से जीव करेंगे, सामान्यतः जो जलीय कीट होते हैं ना, जलीय कीट है ना वो, और जो उभयचर प्राणी होते हैं, उभयचर प्राणी जैसे मेंढक होता है ना अपना, मगरमच्छ भी होता है ना। तो जलीय कीट और उभयचर प्राणी क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया उत्सर्जन क्रिया के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और इस प्रकार के उत्सर्जन में
अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, मतलब अमोनिया को घोल करके बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा किसकी जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है। तो ऐसे जीवों में जल की अधिक मात्रा होनी चाहिए ताकि वो आसानी से अमोनिया का उत्सर्जन कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, यूरिया की। तो कौन से जीव यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। देखो मैंने क्या बोला कि स्तनधारी जीव हैं, समुद्री मछलियां आदि, जो यूरिया उत्सर्जित जीव हैं उनमें कोशिका द्वारा जो उत्सर्जित अमोनिया है उसको जो यकृत होता है अपना यकृत, उसके द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। और फिर इस यूरिया को जो अपनी किडनी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृक्क, है ना, हिंदी में वृक्क बोलते हैं। उसके द्वारा फिल्टर करके मतलब निस्पंदित करके क्या कर दिया जाता है, अपने शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना मेरे से। अब बात करते हैं जो यूरिक अम्ल है उसके बारे में। कौन करेंगे भाई, जो अपने पक्षी होते हैं ना, आपने देखा होगा पक्षी उड़ते हैं वो, और जो कीट होते हैं वो, और जो सरीसृप मतलब जो रेंग कर चलते हैं वो, उनके अंदर क्या होता है, अमोनिया को, जो कोशिकाओं के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन होता है उसको यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके अत्यंत ही कम जल के साथ पेस्ट के रूप में अथवा छोटी छोटी जो गोलिकाएं होती हैं उसके रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि फिर ये पेस्ट गोलिका क्या है। तो आपने पक्षियों को देखा होगा, सामान्य भाषा में बोले तो जो पक्षी होते हैं उनके द्वारा जो मल के रूप में इनको निकाला जाता है जिसको अपन बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीट बोला जाता है सामान्य भाषा में भाई, है ना। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है उसको विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग तरीके से शरीर से बाहर निकालते हैं, कि जो अमोनिया के रूप में भी निकाल सकते हैं, यूरिया और यूरिक अम्ल के रूप में भी अपन शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है वो काम करता है। हमारे रक्त के अंदर से किस प्रकार से अपशिष्ट, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उसको अलग करता है, किस प्रकार से जो किडनी होती है अपना वृक्क होता है ये काम करता है, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, अर्थात मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। बात करें मानव उत्सर्जन तंत्र की, तो मानव उत्सर्जन तंत्र है, ये जो मानव उत्सर्जन तंत्र आप देख रहे हो यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। तो 4 अंग कौन कौन से हैं, अपनी जो किडनी है पहला अंग, दूसरा अपना मूत्राशय हो गया जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है, टंकी जैसे होती है, थैलीनुमा आकार होता है। तीसरा अपना होता है मूत्र वाहिनी, मतलब रक्त से जो अपनी किडनी होती है वहां से फिल्टर होगा मूत्र और फिर आकर इकट्ठा हो जाएगा मूत्राशय के अंदर, और किसके द्वारा आएगा, मूत्र वाहिनियों के द्वारा, है ना। और जो लास्ट में अंतिम रूप से जो चौथा अंग है वो है मूत्र मार्ग, जहां पर अंतिम रूप से मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जो मुख्य अंग है उत्सर्जन तंत्र का, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में। वो कौन सा है, जो अपनी किडनी है वो। तो किडनी के बारे में देखते हैं सबसे पहले। सॉरी, किडनी क्या होती है, यह एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी मतलब 2 किडनी पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। और क्या होती है, सेम के बीज के आकार का। ये देखो सेम के बीज आप देख रहे होंगे, तो सेम के बीज के जैसे होता है, उसी आकार के होते हैं, और भूरे रंग का अंग होता है, मतलब इसका रंग कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। वृक्क क्या करता है, यह लगभग 70 से 80% जो तरल अपशिष्ट होता है, तरल अपशिष्ट मतलब तरल को कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तरल अपशिष्ट को अपन पसीने के रूप में निकालते हैं ना, अपशिष्ट ही होता है वो, तो पसीने के रूप में निकाल देते हैं कुछ तरल अपशिष्ट को, और अधिकांश जो तरल अपशिष्ट है उसको हमें मूत्र के रूप में अर्थात यूरिया उत्सर्जन जिसको अपन बोलते हैं उसके द्वारा निकालते हैं। तो जो किडनी होती है वह लगभग 70 से 80% तरल अपशिष्ट को अपने शरीर से क्या करती है, बाहर निकाल देती है। अच्छा आगे देखते हैं, तो आगे वृक्क के बारे में और क्या है, शरीर में स्रावित समस्त रसों का नियंत्रण कौन करता है, ये अपना वृक्क अर्थात किडनी करता है। ठीक है, आगे देखो ये स्थित कहाँ पे होता है अपने शरीर के अंदर, कहाँ पे स्थित होता है भाई ये, तो स्थिति देखें तो यह है अपने उदर गुहा में, मतलब जो अपनी पसलियां है इसके नीचे उदर गुहा में, मतलब इस भाग में पीठ की ओर, मतलब पीठ की ओर अंदर की ओर स्थित होता है और अपने अमाशय के नीचे स्थित होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखो,
पहले आप डायग्राम देखो, ये इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ये जो नलिकाएं हैं ये अपने वृक्क में प्रवेश कर रही हैं। तो जो मूत्र नलिकाएं हैं और तंत्रिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं हैं, इनको वृक्क में प्रवेश करने के लिए एक पाइप के जैसी एक आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसको अपन बोलते हैं हाइलम बोलते हैं, जो आपको पाइप के जैसी आकृति है। इसी के अंदर से होकर के मूत्र नलिकाएं और रक्त नलिकाएं, तंत्रिकाएं इसी के अंदर से होकर अपने वृक्क में प्रवेश करती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, हाइलम समझ में आ गया क्या होता है? तो अब आगे देखिए क्या बोल देंगे हम कि जो हमारी मूत्र नलिका है और जो तंत्रिकाएं हैं और साथ में जो रक्त नलिकाएं हैं वो किसके द्वारा भाई? हाइलम के द्वारा अपने वृक्क के अंदर प्रवेश करती हैं। ठीक है, देखो भाई ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, एकदम ध्यान लगा के इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। अब देखो, जो एक बात मैं और बता दूं आपको कि जो प्रत्येक वृक्क मतलब किडनी दो भागों से बना होता है, भागों से मिलकर बना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं भाई? देखो, कौन क्या नाम बताएंगे इसका? दो भागों में से पहले का नाम क्या हो जाएगा? पहले का नाम हो जाएगा वल्कुट तथा दूसरे का नाम हो जाएगा मध्यांश। दो भाग होते हैं। आप डायग्राम के अंदर देखिए, जो वल्कुट होता है वो इसका बाहरी भाग होता है ना, और मध्यांश इसका आंतरिक भाग होता है ना। तो वल्कुट और मध्यांश आपको समझ में आ गए कि जो अपनी किडनी होती है उसका बाहरी जो भाग होता है उसको वल्कुट बोल देते हैं और आंतरिक भाग को मध्यांश बोल देते हैं। और क्या बोल सकता हूं मैं कि जो प्रत्येक अपना वृक्क होता है, प्रत्येक वृक्क अथवा किडनी बहुत सी मतलब लाखों जो उत्सर्जन इकाई होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो क्या बोलेंगे? प्रत्येक वृक्क लाखों उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है भाई। लाखों उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? जिन्हें पता है क्या आपको? जिन्हें नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है पता है क्या आपको? नेफ्रॉन को हम क्या बोल देते हैं? वृक्काणु। इसका दूसरा नाम है भाई, क्या है? वृक्काणु। नेफ्रॉन का दूसरा नाम भी है। तो अब हम इसी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन इकाइयों से मिलकर ही तो क्या बना है? अपना वृक्क, अपनी किडनी बनी हुई है। तो इस नेफ्रॉन की कार्य प्रणाली समझ लेंगे तो पूरी कार्य प्रणाली अपनी किडनी की भी समझ में आ जाएगी।